नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ वैशाली। और आज बात करेंगे अनपब्लिश्ड बुक को लेकर हो रही राजनीति की। बता दें कि अनपब्लिश्ड बुक और पॉलिटिक्स भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल एम नरवणे की एक अप्रकाशित किताब का जिक्र और संसद में सियासी तूफान मच गया। लोकसभा में लगातार दिन में 2 दिन से हंगामा हो रहा है। कार्यवाही स्थगित हुई और आमने सामने सत्ता पक्ष और विपक्ष आ गए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया, अखिलेश यादव ने सवाल और बीजेपी पर तीखा पलटवार किया। क्या राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति हो रही है या सरकार सच में बच रही है? इन्हीं सवालों पर होगी आज ये खास बहस, लेकिन इससे पहले देखेंगे ये खास रिपोर्ट। किताब अनपब्लिश्ड, सियासत फुल पब्लिश। पन्ने नहीं खुले, संसद खुल गई। किताब की चर्चा, सदन में हंगामा। अनपब्लिश्ड अनदेखी किताब, बड़ा बवाल। अनपब्लिश्ड बुक अनलिमिटेड हंगामा। किताब का जिक्र, संसद में शोर। अनपब्लिश्ड पन्नों से निकली राजनीतिक आंधी। सेना, संसद और सियासी संग्राम। हवा में किताब, विपक्ष बेताब। अनपब्लिश्ड बुक, अनसुलझे सवाल। पन्नों पर स्याही, सदन में सियासत। किताब का नाम, राजनीति बदनाम। अनपढ़ी किताब, पढ़ी गई राजनीति। किताब का दावा, सत्ता पर सवाल। कागज कम, शोर ज्यादा। अनपब्लिश्ड बुक, पब्लिश पॉलिटिक्स। भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल एम नरवणे की जिस अनपब्लिश्ड किताब का जिक्र होने पर लोकसभा में 2 दिन से हंगामा हो रहा है, इस हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई भी कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष का कहना है कि सरकार उनकी बात सुन नहीं रही है। ऐसे में सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। संसद के बजट सत्र में आज भी उस वक्त भारी हंगामा खड़ा हो गया जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की अप्रकाशित किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के कुछ अंशों को लेकर संसद के बाहर पहुंचे। राहुल गांधी ने इस किताब का हवाला देते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। राहुल गांधी का कहना था कि सरकार कह रही है कि किताब है ही नहीं, स्पीकर भी कहते हैं कि किताब नहीं है। राहुल गांधी ने किताब को हवा में लहराते हुए कहा, देश के हर युवा को देखना चाहिए ये किताब। ये नरवणे की किताब है जिसमें उन्होंने पूरा लिखा है। ये सरकार कह रही है कि किताब है ही नहीं। स्पीकर हैज सेड दैट दिस बुक डज नॉट एग्जिस्ट। गवर्नमेंट हैज सेड दिस बुक डज नॉट एग्जिस्ट। Rajnath Singh ji has said this book does not exist. Every youngster in India should see that this book exists. This is Mr. Naravwane's book. नारावणे जी की किताब है। इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है। जो लद्दाख का जो अकाउंट था, और मुझे कहा गया है, सॉरी ये रहा, और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूं, बट यहाँ पे पूरा लिखा है। यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो। राइट? जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नारावणे ने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और कहा कि देखिए कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमारी टेरिटरी है, कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गई हैं, हमें क्या करना है? पहले राजनाथ सिंह जी ने उनको रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने जयशंकर जी से पूछा, एनएसए से पूछा, राजनाथ सिंह जी से पूछा, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उन्होंने राजनाथ सिंह जी को फोन किया। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं टॉप से पूछता हूं। राइट? ऑर्डर था, स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का कि अगर चाइनीज फोर्सेस अंदर आएंगी तो उन पे बिना हमारे पूछे फायर नहीं करना है। नारावणे जी और हमारी जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो उन टैंक्स पर फायर करना चाहती थी क्योंकि वो टैंक्स हमारी टेरिटरी में आ गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए, जो उचित समझो वो करो। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया, आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। और आर्मी चीफ ने साफ, नारावणे जी ने साफ लिखा है इसमें, आई फेल्ट रियली अलोन, मैं बिल्कुल अकेला था। आई वॉज अबैंडन्ड बाय द एंटायर एस्टैब्लिशमेंट। दिस इज व्हाट दे आर स्केर्ड।
of me saying क्या करना चाहिए था? I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today, because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book, so he can read it, and उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए. Thank you. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, दरअसल भाजपा की कोशिश रहती है कि चर्चा न हो। ये हम लोगों ने देखा है कि जिस समय चीन के सवाल पर विपक्ष के नेता और अन्य दल जानकारी हासिल करना चाहते थे, भाजपा पीछे हट गई थी। इस बात को हम कई बार दोहराते हैं। चीन के साथ हमारे संबंध कैसे हो, उस पर हमेशा विचार करके फैसले लेने चाहिए। हमने बहुत सारी जमीन खोई है, पहले भी खोई है और बाद में फिर हमने जमीन खो दी है। फौज के लोग क्या कहते हैं वो पक्ष आए और देश की जनता जाने। बीजेपी की कोशिश रहती है कि चर्चा ना हो, और ये हम लोगों ने अभी देखा ही है कि जिस समय चीन के सवाल पर लीडर ऑपोजिशन और अन्य दल जानकारी हासिल करना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी पीछे हट गई। और इस बात को हम कई बार दोहराते हैं, चीन के साथ हमारे कैसे संबंध हों, उस पर हम लोगों को हमेशा विचार कर करके फैसले लेने चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी और खासकर चीन के साथ हमारे रिश्ते अच्छे और बुरे वक्त वक्त पे रहे हैं। बहुत सारी जमीन हमने खोई है, पहले भी जमीन खोई है, बाद में फिर जमीन खो दी हम लोगों ने। फौज के लोग क्या कहते हैं, कम से कम वो पक्ष आए और देश की जनता जाने। न केवल हम जमीन खोते हैं चीन से, हमें अपना बाजार भी हमारा छिनता जा रहा है। कुछ पुरानी सरकार में छिना बाजार, फिर अब बाजार छिन गया। तो आखिरकार हम किस दिशा में जा रहे हैं? और उसके बाद ये जो अमेरिका से डील हुई है, ये डील नहीं ढील हुई है। हमारा पूरा बाजार उनके हाथ में दे दिया। सरहद की बात करें, अब तो किचन के रास्ते हमारी थाली तक, नवाला जो है हमारे रोटी के टुकड़े तक बात पहुंच गई है। अब सनातनियों को ये चिंता करनी पड़ेगी कि उनका व्रत कैसे सनातनी रहेगा। मान लीजिए डेयरी प्रोडक्ट्स वहां से आ गए, तो हमारे सनातनी लोग व्रत कैसे रखेंगे, हम सब भारतवासी व्रत कैसे रखेंगे? बड़ा चिंता का विषय है। और फिर सीधा सीधा हमला है। जो भारतीय जनता पार्टी के संगी साथी समय समय पे स्वदेशी का नारा देते थे, आखिरकार वो लोग कहाँ हैं? वही जो बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बनी है, कहीं उसके अंदर अंग्रेजी चश्मा लगाकर तो नहीं बैठे हुए हैं। और ये बात तो साबित हो गई है, जिस तरह की डील हुई है, न जाने क्या क्या उसमें फैसले होंगे। देश तो जानना चाहता है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर भाजपा सांसद अरुण गोविल ने कहा, उनके व्यवहार की जितनी निंदा की जाए कम है। इस तरह का व्यवहार अगर एक सांसद करे तो बहुत शर्मनाक है। ये इसकी जितनी भी जो उन्होंने व्यवहार किया है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। इस तरह का व्यवहार जो है वो एक नॉर्मल आदमी को तो छोड़िए, मतलब एमपी अगर मेंबर पार्लियामेंट इस तरह का बिहेव कर रहे हैं, बहुत शर्मनाक बात है उनके लिए। जाएगा। फिलहाल बहस जारी है और नजरें संसद की अगली कार्रवाई पर टिकी है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो बता दें कि भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल एम नरवणे की जिस अनपब्लिश्ड किताब का जिक्र होने पर लोकसभा में 2 दिन से हंगामा हो रहा है, और इस हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही भी कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी थी। और अभी क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा, ये भी हमने आपको सुनवाया। लेकिन आज इस पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मेहमान जो जुड़े हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवाते हैं। आशीष तिवारी जी जुड़ गए हैं बीजेपी से, साथ ही शैलेंद्र यादव सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, दीपचंद राठौर कांग्रेस से प्रवक्ता जुड़ गए हैं, और डॉक्टर आलोक सोती राजनीतिक विश्लेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए। और आज डिबेट की शुरुआत जो है डॉक्टर आलोक सोती जी के साथ करना चाहूंगी, ना कि कांग्रेस, बसपा और बीजेपी के साथ। आज डॉक्टर आलोक सोती जी के साथ ये शुरुआत की जाएगी। क्या लगता है आपको सोती जी की, क्या किसी अप्रकाशित पुस्तक का उल्लेख लोकसभा, राज्यसभा या फिर विधानसभा में किया जा सकता है, जो 2 दिन से हम देख रहे हैं? ये आप बिल्कुल ठीक कह रही है। ये एक बड़ा प्रश्न है, बड़ा सवाल है कि जो आप प्रकाशित पढ़ रहे हैं, क्या उनका ऐसा करना जा सकता है? जबकि हम लोग के सामने उदाहरण है, अब्दुल कलाम साहब ने एक किताब लिखी थी और उसमें कहा था कि हमारी व्रत के बाद 75 साल बाद पढ़ने खोले जाए,
तो तब उसके बाद खुली थी। यहाँ तो प्रकाशन भी नहीं हुआ है। ऐसे सूरत हाल में ये देखना थोड़ा सा मुश्किल काम था, क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और इस पे किरण रिजिजू साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया है कि भाई जब कोई चीज प्रकाशित नहीं हुई तो उसको संकट में उठाना जो है उचित नहीं होगा। तो ऐसे में देखा जा सकता है मुकदमे पे, क्योंकि एक रिपोर्ट है, सुशांत सिंह साहब की एक रिपोर्ट है, इन्होंने काफी एग्जैजरेट करके करा है, जबकि हो सकता है उनके पास लगता है कि एडिटिंग के लिए किताब गई हो, क्योंकि किताब अभी प्रकाशन में है, प्रकाशित नहीं हुई है, तब उसमें इस तरीके की समस्याएं हैं। और जो भी पब्लिक डोमेन में है, जो भी सामने आया है, वो भी कोई इतना बड़ा नहीं लग रहा है कि जिसपे जो है बहुत ज्यादा इस पे चर्चा का विषय हो। थोड़ा सा ध्यान बनाए रखना चाहिए था, क्योंकि कभी ना कभी तो प्रकाश में आएगी, कभी ना कभी प्रकाशित किताब होगी। जब वो किताब प्रकाशित हो जाएगी तो संसद में भी उसके सवाल उठाए जा सकते हैं, जो कि उचित होगा। बिल्कुल, आपने कहा कि जब प्रकाशित हो जाएगी तो इसका सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से कह रहे हैं कि किताब पढ़ने से उनको रोका गया, तो सवाल ये उठता है कि लोकसभा का जो नियम है 349 उसके तहत उल्लंघन राहुल गांधी ने किया। नरवणे का स्मरण पढ़ने के लिए रोका गया था, लेकिन बाहर वो ये कह रहे हैं कि उनको इसको पढ़ने नहीं दिया गया। क्या कहेंगे? लेकिन राहुल गांधी जी बड़े अति उत्साह में रहते हैं, युवा नेता हैं, युवा क्या अनुभव काफी है उनके पास, उनकी पृष्ठभूमि भी राजनीतिक है, एक बड़े परिवार से, राजनीतिक बड़े परिवार से आते हैं, यहाँ से कई प्रधानमंत्री जो है उनके परिवार से रहे हैं। लेकिन इतना अति उत्साह, इतना उत्साहवान होना कि प्रकाशन से पहले ही उस पुस्तक को शुरू करना, जो कि उचित नहीं लगता है। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखते तो जाहिर सी बात है, अगर पुस्तक में कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें सरकार की जवाबदेही बनती है या सरकार से जवाब देना बनता है, तो संसद में यह प्रश्न उठाया जा सकता, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन थोड़ा सा उनको धैर्य, संयम का रखना चाहिए, जिससे कि जो उनकी पर्सनालिटी और उभर के सामने आती। बिल्कुल बिल्कुल, राहुल गांधी का जिक्र हो रहा है तो सवाल भी कांग्रेस से ही बनता है। दीपचंद राठौर जी हमारे साथ जुड़े हैं। क्या लगता है, अप्रकाशित जो किताब जिसको लेकर ये पूरा बवाल हो रहा है, इसके हवाले में जो संसद ठप करना, क्या ये जिम्मेदारी बनती है? जो किताब आई नहीं है उसको लेकर बवाल हो रहा है और संसद को ठप कर दिया गया, क्या कहेंगे? आदरणीय वैशाली जी, आपको और आपके दर्शकों, सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। देखिए, जो सत्ता चलाने का तो नियम सत्ता सरकार का है संसद के अंदर, और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। 16 दिसंबर 2019 को आर्मी चीफ बनाने की घोषणा होती है। 31 दिसंबर 2019 को उन्हें आर्मी चीफ का पद दिया जाता है नरवणे साहब को, और अप्रैल 2022 में वो रिटायरमेंट हो जाता है। यानी कि नरवणे साहब मोदी के कार्यकाल में पूरे आर्मी चीफ रहे थे। इन्हीं के कार्यकाल में भारत चीन संघर्ष, यानी कि 20 भारतीय शहीद लद्दाख की हुई झड़प में मतलब हमारे शहीद हुए थे। इसके बाद नरवणे साहब ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। एक किताब लिखी, इसमें भारतीय जनता पार्टी की सारी नाकामी, भारत चीन का माकूल जवाब नहीं दे पाना, उसका जिक्र है। और मोदी के इस किताब से डर इसलिए उनको बना हुआ है कि सरकार ने इस किताब का प्रकाशित नहीं होना दिया। किताब के कुछ अंश 2023 के अंदर मीडिया में लीक हो गए थे, उसके बाद से विवाद शुरू हो गया। इस किताब के नाम से भारतीय जनता पार्टी की सांसें रुक जाती है और हालत खराब हो जाती है। देखिए वैशाली जी, बात ये सामने आती है कि पूर्व कोई बच्चे तो नहीं थे, उन्होंने ना ही किसी पार्टी का वो हिस्सा है, उन्होंने कोई बात अपनी किताब में लिखी है तो सही लिखी होगी, उनके अनुभव के हिसाब से उन्होंने किताब लिखी है। भारतीय जनता पार्टी की सांसें क्यों अटकी हुई है? लेकिन दीपचंद जी सवाल तो ये भी उठ रहा है ना, दीपचंद जी सवाल तो ये भी उठ रहा है कि किताब जरूर है लेकिन उसमें नाम नहीं लिखा है। कोई भी लिख सकता है, पब्लिश नहीं हुई है और उस पर नाम भी नहीं लिखा है, कोई भी कर सकता है। आदरणीय वैशाली जी, देखिए वही तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ये किताब पब्लिश हो जाती तो भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रवाद की दतिया उड़ जाती और उनको पूरे देश को पता चल जाता कि जंगल में गंगा सियार घूम रहा है। ये बात सबको पता चल जाएगी। इसके अलावा जो आपको पता हुआ अग्निवीर योजना भी थोपी गई थी, जो कि आर्मी चीफ की योजना नहीं थी, वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाई गई योजना थी। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इससे पहले भी तो युद्ध हुए थे। 1962 का युद्ध हमारे 1971 के अंदर हमने चीन से युद्ध जीता, तो उसका भी तो प्रकाशित हुआ है। तो आपको डर किस बात का? आर्मी चीफ नरवणे साहब कोई पाकिस्तान के चीफ नहीं थे, उन्होंने अगर कोई किताब लिखी है तो उसको प्रकाशित होने में कहाँ दिक्कत आ रही है भारतीय जनता पार्टी को? बताइए, अगर उन्होंने कोई किताब लिखी है, नरवणे साहब हमारे सूरवीर थे, उन्होंने पराक्रम देकर किताब लिखी है, तो भारतीय जनता पार्टी की सांसें क्यों अटक रही है? ठीक है, जवाब ले लेते हैं, इसे बीजेपी से इसका पूरा जवाब ले लेते हैं। क्या कहेंगे आप सर, जो सवाल उठ रहा है कि किताब है, अनपब्लिश्ड किताब है, तो अगर इस पर चर्चा हो रही है तो फिर डर किस बात का? चर्चा क्यों नहीं कर सकते हम?
देखिए वैशाली जी, दो तीन चीजें हैं। जो विपक्ष है वो अवसाद की स्थिति में है, सभी लोग जान रहे हैं, चूंकि ये उस किताब पर चर्चा करना चाहते हैं जो अभी तक प्रकाशित ही नहीं हुई है। ये उस डील पर चर्चा करना चाहते हैं अमेरिका के साथ जो अभी तक खुलकर ही नहीं आई है, लेकिन उस पर इन लोगों ने पूरे उसके नुकसान बता डाले कि ये नुकसान होगा। तो ये लोग अवसाद की स्थिति से गुजर रहे हैं। इनके ऊपर गुस्सा नहीं, इनके ऊपर दया करनी चाहिए। हम सभी लोगों को, पूरे भारतवासियों को इन पर दया का भाव रखना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से ये बौखलाए घूम रहे हैं वो सिर्फ इनकी हताशा है, क्योंकि कहीं ये चुनाव जीत नहीं पा रहे हैं। राहुल गांधी जी बार बार प्रयास करते हैं, लेकिन वो लगातार वो चुनाव हारने का काम कर रहे हैं, इसलिए ये थोड़े से बौखला हुए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि अरे भाई वैशाली जी आप इनको रोकिए जरा, इनको पहली बार आए, मुझे लग रहा है डिबेट में, इनको पता नहीं है। नहीं आ चुके हैं सर, ऐसे नहीं कहे, पहली बार नहीं आए, आ चुके हैं। लेकिन दीपचंद जी धैर्य रखिए, आपके पास आएंगे, पूरी बात सुनिए आपकी। अब इनको बोलने दीजिए, आशीष जी को अपनी बात करने दीजिए जी। यही जो बड़बोलापन है ना, ये इनका नहीं है। मैं दीपचंद जी का बड़ा सम्मान करता हूँ, ये इनकी पार्टी का ही चला आ रहा है, तो ये बीच में बोलने नहीं इस पर। अच्छा, समझने की बात यह है कि ये लोग बताते हैं देशभक्ति, आप बताएंगे चाइना से राजीव गांधी फाउंडेशन में ये किस चीज का आप डोनेशन लेते हो भाई? आज तक आपने देश को नहीं बताया चाइना के साथ में आपने कौन से एग्रीमेंट साइन करे, आज तक आपने नहीं बताया। आप विदेश में जाकर बीच में किससे मिलते हो, जाकर स्वराज से आपके क्या संबंध है? आप तो कम से कम देशभक्ति के बारे में ना ही कुछ बात करें तो ज्यादा अच्छा है। आप शांत ही रहें तो ठीक है। वैसे एक किताब आने वाली है, मुझे अभी पता चला है कि राहुल गांधी और ये विपक्ष के जितने नेता हैं, इनकी बहुत एक डील हुई है चाइना के साथ में, और इन सब लोगों को उसमें देशद्रोही लिखा गया है। हालांकि वो किताब भी अभी प्रकाशित नहीं हुई है, तो जैसे ये लोग अभी बिना प्रकाशित वाले पे इतनी बात कह रहे हैं, जी बिल्कुल, तो हम लोगों के पास भी एक किताब है जिसमें बताया गया है कि ये सब देशद्रोही है, ये सारे जितने ये विपक्ष के हैं ये सब देशद्रोही है, लेकिन छपी नहीं है अभी। और इसको अगर ये मान ले तो फिर हम भी मान लेंगे उस किताब को। समझने की बात यह है कि आप लोग तार्किक नहीं रह गए, आप लोगों के पास तर्क खत्म हो चुके हैं, इसलिए आप वो मुद्दे लेकर आते हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते, जो कि है ही नहीं कहीं। आप उन बातों पर यहाँ पर जो देश की जनता उसको भटकाना चाहते हैं। आप यहाँ पर सिख समाज के व्यक्ति को गद्दार कहते हैं। आपने सिखों के स्वर्ण मंदिर पर किस तरीके से वहां पर ऑपरेशन ब्लू स्टार करा था। आपने जब एक पेड़ गिरता है तो हिलती है जमीन, और किस तरीके से सिखों का नरसंहार करा। आप लोग कम से कम वो बातें मत करा करिए। आपके जो इतिहास है उसमें आपके हाथ खून से रंगे हुए हैं, और आपने हारा है। आपने पाकिस्तान उससे चाइना से युद्ध हारा था, और युद्ध क्यों हारा था? क्योंकि हमारी सेना को आपने पहनने के लिए जूते भी नहीं दिए थे, खाने के लिए खाना नहीं दिया था। 3 दिन तक हमारी सेना बिना खाए पिए वहां पर लड़ रही। तो आप लोग ना बात करो, आप अगर बात करोगे तो उसमें बुरा फंसोगे। आप लोग जो कर रहे हो वो चोल गद्दी चोल वो चोल, आप ऐसे ही बस 2-4 नारे लेके और बस सदन के बाहर आप वहां पर बैठ जाया करो द्वार पे, बस इतने ही काम करो, बाकी आपसे कुछ देश का होना है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, आपने अपनी बात पूरी की। शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र जी, अवसाद जो होता है उसमें है विपक्ष, तर्क नहीं है, मुद्दा विहीन बातें करते हैं, क्या कहेंगे आप? तमाम आरोप लगे, हमने नहीं कहा, बीजेपी की तरफ से। देखिए, जो पूर्व जनरल प्रमुख MM नरवणे जी है जी, वो कोई आम आदमी नहीं है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जो उनकी बात पे, जो उन्होंने कहा, उनकी बात पे चर्चा न की जाए, उनकी बात को गंभीरता से नहीं चले। वो कोई बंधुआ मजदूर नहीं है, वो इस देश के पूर्व जनरल प्रमुख रहे हैं। उन्होंने 31 अगस्त 2020 की घटना जो बताई, किस तरीके से चीनी टैंक भारतीय सीमा में घुस रहे थे। उन्होंने 8:30 बजे करीब देश के रक्षा मंत्री NSA अजीत डोभाल, CJ बिपिन रावत को फोन लगाया, और 2 घंटे तक कोई दिल्ली से जवाब नहीं आया। उसके बाद 10:30 बजे उनके पास फोन आता है, और रक्षा मंत्री कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आपको जैसा उचित लगे वैसा करें, क्योंकि वे अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे। नहीं, ये नहीं कह सकते सर, उनको ये नहीं कह सकते। देखिए, यहाँ हम आपको रोकना चाहेंगे, ये नहीं कह सकते कि उनको भरोसा नहीं था। उनको जो जवान है उनके ऊपर भरोसा था। उन्होंने कहा था कि फ्री हैंड है, जो करना है करिए, ये कहा था उन्होंने, ये नहीं कहा था गलत। देखिए, जब राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आपसे कहा आप जैसा उचित समझे वैसा करें, अगर वो गोली चलवा देते, अगर वो गोली तत्काल चलवा देते,
तो पूरा जिम्मेदारी किसकी होती? तो लोग कहते हैं पूर्व जिला प्रमुख की जिम्मेदारी। अगर उन्हें जो भी घटना रही हो, देश की सेना है वो देश के हित के बारे में सोचेगी, बिल्कुल, तो उसको इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग मजाक के रूप में क्यों कर रहे हैं भाई? अगर उन्होंने कोई किताब लिखने के लिए सोचा तो रक्षा मंत्रालय 2 वर्षों से क्या कर रहा है? उनकी किताब को क्यों प्रकाशित? तो सर सवाल तो ये उठ रहा है कि वो पब्लिश्ड नहीं हुई है ना, पब्लिश्ड हुई ही नहीं है वो किताब। अनपब्लिश्ड किताब को लेकर राहुल गांधी पहुंच गए, बात कर रहे हैं उस पर, ये बात उस पर हो रही है। ये तो सीधा सीधा ये कह सकते हैं 349 का उल्लंघन किया जा रहा है। जो सेना प्रमुख ने बातें कही है जी, उन बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। दूसरी बात, अभी आशीष तिवारी जी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जी, अभी क्या कह रहे थे कि विपक्ष के नेता गद्दार हैं। अरे विपक्ष के नेता गद्दार नहीं है, आपके लोग गद्दार हैं, जिन्होंने देश की आजादी में अंग्रेजों की मुखबरी की थी। जो आज जो आरएसएस है, जो भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, चलिए बीजेपी की तरफ से उंगली उठी है, कुछ कहना चाह रहे, जवाब मौजूद है, जवाब मौजूद है, मिल रहा है जवाब। एक नाम बता दीजिए। ठीक है सर, ये आप नाम पूछ रहे हैं, एक नाम पूछ लेते हैं। आशीष जी उंगली उठा रहे, जरूर जवाब है। जी आशीष जी। वैसे देखिए, मैंने आपसे बताया ना कि जो विपक्ष है वो अवसाद की स्थिति में है, उनके प्रवक्ता की भी अवसाद की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है जी। ये एक अप्रकाशित पुस्तक के बारे में कह रहे हैं कि नहीं, नरवणे जी इतने बड़े आदमी, उन्होंने कह दिया। अरे भाई, हामिद अंसारी भी यहाँ के उप मुख्यमंत्री, वो उप राष्ट्रपति रहे हैं। उन्होंने जैसे ही वो अपने पद से जाते हैं उसके बाद तुरंत बता देते हैं कि मुसलमानों की हालत क्या है इस देश में। तो उनकी भी बात हमको माननी चाहिए ना। आप इस बात से किसी बात को कैसे लगा सकते हैं कि नहीं, किसी व्यक्ति ने कह दिया, उनकी बातों का क्या कोई मतलब वहां पर नहीं होगा। उन्होंने अभी बताया कि जो आक्रमणकारी आए थे, शैलेंद्र जी आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं वापस आ रहे हैं आपके पास शैलेंद्र जी। उन्होंने कहा कि जो आक्रमणकारी आए थे वो भारतीय थे। तो मतलब अगर कोई भी व्यक्ति किसी बड़े पद पर रहा है तो हम उस पर आंख बंद करके उसकी बात को क्या बिना फैक्ट चेक करे हम उसको मान लेंगे जी। और 2 साल से अगर उनकी किताब नहीं छप पाई है या उनको नहीं क्लियरेंस मिला है तो वो अभी तक अदालत का रास्ता उन्होंने क्यों नहीं वो गए, वो चले जाते, वो वहां पर बताते कि हमारी ये किताब है, वो क्यों नहीं गए। इन सब बातों के आप लोगों के पास कोई जवाब नहीं मिलेंगे, आप इधर उधर की बातें करते रहेंगे और यही आप लोगों की समस्या है। और इसी चीज से देश की जनता जो है वो परेशान हो चुकी है, क्योंकि आप लोग मुद्दों पे नहीं बात करते हो, आप इधर उधर भागने का काम करते हो। आप मुद्दे पर रहिए ना। ठीक है, इसका जवाब लेंगे, बिल्कुल कांग्रेस से भी जवाब लेंगे, वापस आपके पास आएंगे। लेकिन आलोक जी की तरफ रुक करना चाहेंगे क्योंकि वो जो है सवाल का इंतजार कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप, क्या ये विवाद राष्ट्रीय सुरक्षा जिसको कह सकते हैं उससे ज्यादा राजनीतिक नैरेटिव की लड़ाई हो गया है, क्या लगता है आपको? जी हाँ, देखिए ये एक जटिल राजनीतिक प्रश्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा का है। और इसमें बेहतर होता कि अगर कुछ हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ भी होते तो और से बात करते तो डिस्कशन अच्छा निकलता है। हमारे एक भाई ने बहुत अच्छा नरेशन किया है, सुभान सिंह ने इस बात को नरेट किया था और उसके बाद खबर नहीं बता पाएंगे क्या सोच सकता समय को। तो तुरंत बात होती है जब प्रधानमंत्री लेवल पर एनएसए तक बात होती तो चाइना में भी बात हुई, तो उन्होंने कहा, उनके कमांडर्स ने कहा कि भाई जो है वो अब रुक जाएंगे, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। और उनकी सीमा वही थी जो कि चीन की थी। और ये जो रंजना की बात कर रहे हैं कि कैश रेंज के अंदर आता है और इंडियन आर्मी बहुत अच्छी पोजीशन पे थी, अच्छी पोजीशन एक्वायर कर ली थी, इनके पास नहीं थी। लेकिन जो रंजना की जो बात कल घटना चलना है वहां पे ये टैंक तक ले जा चुके थे, टैंक कमांडर भी वहां पे बैठा हुआ था। और नॉर्दर्न कमांड का जो था मलिक साहब से शायद मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने पूरी बात को वार्ता को आगे बढ़ाया था। नरवणे साहब उस समय उनके पास पहुंचा था। तो कुल मिला के बड़ा अच्छा काम हुआ, वहां बड़े अच्छे डिसीजन हुए कि उसमें आपने देखा था कि किस तरीके से उन्होंने जो है निर्णय लिया। वहां के कमांडर ने, उसने जो है चाहता तो वहां पे निर्णय ले सकता था, जब कुछ सब कुछ उसको ऊपर छोड़ा गया था, फिर भी उसने अपने टैंक की जो नदी थी वो नीचे रखा। नीचे बताता है कि हम तैयार हैं लेकिन एग्रेशन नहीं करेंगे, हम पहली गोली नहीं चलाएंगे। चाइना के साथ वहां पे जो है गोली गोला नहीं चलता है, वार्ता होती है। तो उसके बाद जो है वहां पे जो लोकल कमांडर थे
उन्होंने भी बात की और उसके बाद वहां पे दोनों सेनाएं अपनी अपनी क्षेत्र में रुक गई और वहां पे रही। तो एक डेडलॉक की स्थिति आ गई और इंडिया की स्थिति बड़ी सामान्य तरीके से जो है डील कर गई। आप जानते हैं कि जिस तरीके की परिस्थितियां होती हैं आपकी इंडो चाइना LOC कह सकते हैं, लाइन LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात हो रही है। तो ऐसे सूरत हाल में थोड़ा सा बुद्धिमत्ता और थोड़ी सी धैर्यता, थोड़ा सा संयम रखना पड़ता है डिफेंस में भी, ताकि कोई बड़ी घटना ना हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने ये बात समझाई और सेना को भी फ्री हैंड इसीलिए दिया गया था। बिल्कुल, वापस आपके पास आएंगे। अब कांग्रेस की तरफ रुक करना चाहेंगे। राठौर जी, क्या लगता है आपको कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर राजनीति हो रही है, सदन में तमाशा हो रहा है, क्या ये होना चाहिए था? क्या ये उचित है, लगता है आपको? वैशाली जी, पहली बात तो मैं आपके मन से कहना चाहूंगा कि सेना के ऊपर कोई राजनीति नहीं होती है, लेकिन दोनों खेल में फिंगर 8 पे फिंगर 4 पे फिंगर 1 तक आगे थे। हमारी सेना ने चीन के दांत खट्टे करते थे, लेकिन देश को क्या बताया गया कि नहीं कोई गुस्सा है, नहीं कोई आया है, और बाद में पता चलता है कि 1000 वर्ग किलोमीटर का इलाका चीन ने कब्जा लिया है। 10 गांव की जमीन 5180 किलोमीटर चीन को दे दी गई। 10 गांव की जमीन यानी कि हमारी जमीन। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है दम बढ़ रहे हैं। इनसे पूछना चाहूंगा कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, किसकी जमीनें बनाया जा रहा है? और अभी कुछ दिन पहले आपको पता होगा चीन पहले जाता है, फिर RSS के नंबर 2 चीन से मिलते हैं, और RSS तो कहता है कि हम सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है। वो RSS कहता है जिसका कोई देश के अंदर एक रुमाल तक का भागीदारी नहीं है। वो आज हमें राष्ट्रवाद की बात बता रहे हैं, चीन से तो खुद मिलते हैं। आज उस किताब को पब्लिश होने से क्यों डर रही है, क्यों नहीं पब्लिश करवाना चाहते ये? अगर उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की सांसें अटकी हुई है, जितना हमारे राजनाथ भी उसमें फंस रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री फंस रहे हैं, तो कहते हैं कि 56 इंच की छाती, 56 इंच की छाती नहीं है। तो देश को पता चल जाएगा कि देश के अंदर एक रंगा सियार घूम रहा है। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। तो ये प्रत्याशित होना चाहते हैं। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। जरूर आशीष जी के पास इसका जवाब मौजूद होगा, लेकिन पहले रुक करेंगे हम सपा की तरफ। क्या कहेंगे आप शैलेंद्र जी, क्या लगता है आपको, क्या समाजवादी पार्टी और उसके अंदर संसद में जो चर्चा जो दबाव बन रहा है, जो चर्चा रोक दी जाती है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, देश के पूर्व रक्षा मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी हमेशा कहा करते थे कि पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन चीन है हमारा। उन्होंने कई बार सदन में कहा। आप 56 इंच की छाती की बात करते हैं। जब चुनाव 2014 में चल रहा था, आपने कहा था अगर मेरी सरकार आएगी तो चीन को हम आंखें दिखाने का काम करेंगे। चीन को आंखें दिखाने का काम करें। 1000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा चीन ने आपकी भूमि को कब्जा कर लिया है, और सैटेलाइट से तस्वीरें देखी गई हैं कि चीन ने पेंगोत्सो झील पर पुल बना लिया है और अरुणाचल सीमा के पास मॉडल विलेज बना लिया है। अगर कोई अंतर आया नहीं तो इतने करीब सैन्य ठिकाने कैसे बन गए? मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता से क्वेश्चन करना चाहता हूं कि क्या हमारी सेना जहां 2014 से पहले पेट्रोलिंग कर लेती थी, क्या आप वहां कर सकती है? भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछना चाहता हूं। जी ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। आशीष जी के पास जवाब भी। आशीष जी क्या कहेंगे? देखिए, 2 बातें हैं। पहले तो मैं रंगे सीआर के बारे में बता दूं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे हैं, तो राहुल गांधी रंगे सीआर है और ये कह रहे हैं, ये देशभक्ति की बातें करते मुझे बार बार बड़ी हंसी आती है, क्योंकि यही राहुल गांधी है जिन्होंने कहा था कि बॉर्डर पर भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों के द्वारा पीट दिए गए। ये इनके नेता का बयान है और ये देशभक्ति के बारे में बताते, तो ये ना बोले, मैं बार बार इनसे कह रहा हूँ क्योंकि आपके पास कहने के लिए कुछ है नहीं। अरे भाई, आप फिर बीच में बोलने लगे। जमीन पे कब्जा कैसे हो गया चीन का, ये बताइए ना आप राहुल गांधी। आप कौन से, आप सेना में छोड़िए, आप सेना में की जमीन। हाँ, मैं बता रहा। ठीक है, सुन लीजिए, बता रहे राठौर साहब बता रहे। ठीक है, राठौर जी बता रहे, सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए जी। हाँ सुनिए, दीपचंद जी और हमारे जो अरे भाई शांत रहिए, दीपचंद जी और अरे भाई दीपचंद जी सुन तो लीजिए। जवाब आपने मांगा था, जवाब मिल रहा है, अब आप जवाब तो सुनिए जी। आशीष जी। दीपचंद जी, सेना पे कौन से पोस्ट पे हो आप? कौन, आपको क्या पता? किसी भी सेना के
ऑफिसर ने ये बात बताई है क्या, जो आप यहाँ पर टीवी पे बैठ के बता रहे हो? नरवणे जी ने भी ये नहीं लिखा है अपनी किताब में कहीं कि हमारी इतनी वो जमीन ले ली, लेकिन आपके पास बड़े आंकड़े देते, कहाँ से ये आंकड़े लाते हो भाई? अरे आपके पास आंकड़े देश में रहते नहीं हो, ये आपकी सेना के, सुनिए मेरी बात, हम बता रहे हैं आपको, फर्जी बातें, ये फर्जी बातें देश में फैलाना बंद कर दो आप लोग। ये देश बताइए ना, देश के किस सेना के आप शांत करिए, वैशाली जी शांत करिए, देखिए जी दीपचंद जी रुक जाइए, बात करते हैं तिवारी जी देखिए एक एक करके बोलेंगे तो समझ आएगी ना बात सर। तीनों से आग्रह है, एक एक करके बोलेंगे तो समझ पाएंगे ना हम। अरे दीपचंद जी देखिए सवाल आपने उठाया तो जवाब तो मिल रहा है ना, सुनिए सवाल आपने उठाया, जवाब मांग रहे तो जवाब दे रहे हैं ना, जवाब सुनिए, उसके बाद सपा की तरफ भी जाएंगे, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। बिना उल्टी बातें कर रहे। सर आप सुनेंगे तो जवाब बिल्कुल आपको मौका मिलेगा, सुनिए तो सही जी। आशीष जी मैं कह रहा हूं कि हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हों चाहे कांग्रेस के हों जी, ये दोनों सेना के किस पद पर है भाई? और ये इतनी ऑथेंटिक बात, ये जानकारी कहां से लाए? चूंकि सेना का कोई स्टेटमेंट अभी तक तो नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, मेरी जानकारी में नहीं, अगर किसी ने दिया हो तो मुझे बता दो। बिल्कुल। तो ये फर्जी बातें आप लोग यहाँ पर बैठकर टेलीविजन पे, आपको शर्म भी नहीं आती है? या झूठ पे झूठ बोलते चले जाते हो। अरे तथ्यात्मक बात करोगे कि फर्जी बोलने का मेरे को ठेका उठा रखा है? ठीक, ये आपके नेता और आप सब पूरी पार्टी झूठ बोलोगे? किस अधिकारी ने अभी तक ये कह दिया कि हमारी 1 इंच भी जमीन चाइना ने ली है? आप बताइए मुझे उसका नाम। ये आप हम यहाँ पर स्टेटमेंट मानेंगे कि भारतीय सेना का स्टेटमेंट मानेंगे, कि भारतीय सरकार का मानेंगे, कि रक्षा मंत्रालय का मानेंगे, कि आपका मानेंगे? अच्छी बातें करने के लिए चैनल पे आप बताइए। ठीक है आशीष जी, शैलेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, शैलेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, आप बताइए शैलेंद्र जी क्या कह रहे हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, हमें इनसे सीखने की जरूरत नहीं है, ना ये देशभक्ति का हमको साबित कर देंगे। हमारे पुरखों का बलिदान इस देश की आजादी में रहा है। इनकी जो भारतीय जनता पार्टी की जर्नी आरएसएस है, आरएसएस के मुख्यालय पे आजादी के बाद से 60 साल तक इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज नहीं फैलाया, और इनके किसी भी आरएसएस के नेता ने देश की आजादी में कोई बलिदान नहीं दिया। ये हमें क्या देशभक्ति का आप देश के गद्दार हैं, आप लोग झूठे लोग हैं, आप लोग देश को गुमराह करना चाहते हैं भाई। ठीक है व्हाट्सएप ज्ञान क्यों देते हैं आप? बताइए एक नेता व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, यहाँ पर जब आपके पास बात करने के लिए तथ्य नहीं है तो आप रटी रटाई कैसेट जो है ठीक है, चलिए गद्दार बोला। आप कौन से पद पर है? सेना में कौन से पद पर है आप भाई? आप इतनी बड़ी बात क्या बोल रहे हैं? कौन पद पर है आप बताइए? बताइए, मैंने तो किसी अधिकारी को बयान तक नहीं सुना ऐसा। तो फिर आपसे किसने कहा ये बात? आप कैसे विपक्ष के नेता बोल सकते हैं? आप किताब जो अभी छप रही है उससे मैं कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, आप दोनों के पास वापस आएंगे। ठीक है, दोनों के पास वापस आएंगे। किताब का हवाला दे रहा हूँ। चलिए ठीक है, आप दोनों के पास बिल्कुल बिना छपी किताब। सवाल तो यही है कि किताब छपी नहीं है। सवाल ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि किताब छपी नहीं है, जिसपे बहस हो रही है। छप जाती तो जरूर इस मुद्दे को उठाते, लेकिन छपी ही नहीं है किताब, उसको लेकर राहुल गांधी पहुंचे ही नहीं दिया। चलिए ठीक है, वापस आते हैं। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार की तरफ रुक करना चाहेंगे। क्या लगता है सर आपको, सोती जी, क्या लगता है कि विपक्ष इस मुद्दे को चुनावी एजेंडा नहीं बना रही है जिस तरीके से पूरा मामला चल रहा है? नहीं, हमको लग रहा है विपक्ष जो है उल्टी हवा में अपनी पतंग उड़ा रहा है, जो कि उचित नहीं होता है। कि ऐसा कोई बड़ा प्रसंग नहीं था कि इसको एक बहुत बड़ा राजनीतिक इशू बताया जाए। उनसे भी ये अभी पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई, प्रकाशित होने के बाद केवल आप इस बात पे मुद्दा बना रहे हैं कि जो आपको सेना रक्षा मंत्री ने बोला कि जो उचित हो, क्योंकि जाहिर सी बात है फील्ड में जो प्रमुख होंगे, जो कमांडर्स होंगे, वही डिसीजन लेंगे। यहाँ से तो कहा नहीं जाएगा, शासन या प्रशासन से तो छोड़ा नहीं जाता है। जो रक्षा की बातें हैं तो वो रक्षा कमांडर ही उचित समझते हैं, और जो उन्होंने उस समय समझा वहां के कमांडर्स ने, जो कि वहां पे जमीनी हकीकत में वहां पे उपलब्ध थे, उन्होंने वो निर्णय लिया। और कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई जिससे कि हम कह सकते हैं कि वो देश के लिए कोई हानिकारक थी। तो इसलिए इस मुद्दे को बहुत ज्यादा तूल देना
हमारी राजनीतिक समझ से जो है वो ठीक नहीं है। जो भी मेरा 60 साल का जीवन हमने किया है, जो चीजें देखी है हमने, 71 की लड़ाई में बहुत छोटा सा था, लेकिन ब्लैकआउट की खबरें आज भी हमको जो है हमको दिखाई देती हैं, समझ में आती हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझको नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ी घटना थी जिसको एक बड़ा राजनीतिक रूप दिया जाए। इससे बड़ी भी घटनाएं हैं, उनको अगर विपक्ष उठाता है, संसद उठाता है, तो वो ज्यादा मूल्यवान होगी विपक्ष के लिए। बिल्कुल सही कहना है कि जो चीज अभी आई ही नहीं है सामने, उसको लेकर जिस तरीके से सियासी बवाल बचा, वो कहीं ना कहीं नहीं मचना चाहिए था, सदन की कार्रवाई चलने देना थी। लेकिन अब यही कहेंगे कि इस मामले को हम और आगे बढ़ाते, फिलहाल चर्चा करते, लेकिन समय कम है तो ये रोकना पड़ेगी यहीं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और ये बातचीत करने के लिए। तो बता दें कि साफ है कि एक अप्रकाशित किताब के हवाले से उठे सवालों ने संसद से सड़क तक सियासत को गर्म कर दिया। विपक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा पर जवाब चाहता है तो वहीं सत्ता पक्ष की ओर से आरोपों को निराधार बताया जा रहा है। सवाल यही कि क्या सच सामने आएगा या फिर सियासी शोर का मुद्दा दब के रह जाएगा। फिलहाल बहस जारी है और नजरें संसद की अगली कार्यवाही पर टिकी है और हम भी अभी यही कहेंगे कि फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।